दोस्तों, जब से पाकिस्तान बना ये मुआशी तौर पर कभी भी स्टेबल नहीं हुआ। हर दौर में मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना रहा। इसकी कुछ तो बैरूनी वजूहात है, मगर ज़्यादातर अंदरूनी वजूहात ने ही मुल्क को कभी मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा होने ही नहीं दिया। कभी भी मुल्क की मईशत को लॉन्ग टर्म विजन, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, मैच्योरिटी और मुस्तकिल मिजाजी से चलाने की कोशिश ही नहीं की गई। हर दौर में मुल्क की मईशत को टेम्परेरी और वक्ती संभाला दिया गया। ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे वक्ती तौर पर सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सके और आइंदा इलेक्शन में उसी को बेस बनाकर इलेक्शन मुहिम चलाई जा सके। हमारे हुक्मरानों की नाअहली, करप्शन, ज़ाती मफाद, हालात से नावाकफियत, गलत फ़ैसले, अदम दिलचस्पी, मिसमैनेजमेंट और नित नए तजर्बात ने मुल्क को आज इस तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। आज मुल्क पाकिस्तान के मुआशी मसाइल इस कदर संगीन हैं कि हमारे पास कर्ज़ों की किस्तें और उन पर लगे सूद को वक्त पर अदा करने के पैसे ही नहीं, हमें अपने पुराने कर्ज़े लौटाने के लिए नए कर्ज़े लेने पड़ते हैं। यही वजह है कि मुल्क कर्ज़ों के दलदल में धंसता ही चला जा रहा है और अब तो हालत ये है कि हमें कोई भी कर्ज़ देने को तैयार नहीं। इसी वजह से हमारे डिफ़ॉल्ट कर जाने का खतरा ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। तमाम इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे डिफ़ॉल्ट कर जाने की बातें चल रही हैं। इसी के चलते हमें कर्ज़े लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। आज हर पाकिस्तानी ज़ी शऊर शहरी परेशान हाल है और उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं, जैसा कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा, इसके पाकिस्तानी मईशत और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब होंगे। आज हम इन्हीं सवालों के जवाबात को आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क बनकर रह गया है। हम क्रूड ऑयल, LNG, फर्टिलाइज़र, खाने का तेल, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी दीगर ज़रूरत की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। फिस्कल ईयर 2022 का टोटल इंपोर्ट बिल 84.130 बिलियन US डॉलर था, जिसके मुकाबले में हमारी टोटल एक्सपोर्ट 39.424 बिलियन US डॉलर थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधा 44.706 बिलियन US डॉलर के तिजारती खसारे में थे। अगर 31.2 बिलियन US डॉलर के फॉरेन रेमिटेंस को भी मिला लिया जाए तो फिर भी 13.506 बिलियन US डॉलर का करंट अकाउंट खसारा पीछे बच जाता है। दोस्तों, इस खसारे को पूरा करने के लिए या तो हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च करना पड़ता है, जो कि पहले ही खतरनाक हद तक कम है, यानी कि 3.2 समथिंग बिलियन US डॉलर, जो एक 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क के लिए ना होने के बराबर है, या हमें कर्ज लेना पड़ता है। ये कर्ज वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और IMF जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हासिल किया जाता है, या फिर अपने दोस्त ममालिक जैसा कि चाइना, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात वगैरह से हासिल किया जाता है, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में सिक्योरिटी बॉन्ड इशू करके कर्ज हासिल किया जाता है। जब कोई भी मुल्क कर्ज की प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर लगा सूद वक्त पर अदा नहीं कर सकता तो वो खुद को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देता है या वो डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाता है। किसी भी मुल्क का डिफ़ॉल्ट कर जाना उसकी बहुत बड़ी मुआशी नाकामी होती है, जिसके असरात उसकी मईशत को कई सालों तक बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जब भी कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो वो मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम हो जाता है। वहाँ के कारोबार में मनफी रुझानात देखा जा सकता है। चीज़ों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, मार्केट में बेयकीनी सी पैदा हो जाती है, मुआशी सरगर्मियाँ कम से कम होती चली जाती हैं, प्लानिंग, बजटिंग और फोरकास्टिंग की सारी कैलकुलेशन आउट हो जाती है। इससे इन्वेस्टर्स का यकीन मुल्क की मईशत से उठ जाता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट से बाहर निकाल लेते हैं। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका मुआशी तरक्की में एक कलीदी किरदार होता है, वो ज़ीरो हो जाती है। मुल्क की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, मुल्क की मुआशी तरक्की और बाकी सारे मुआशी इशारे मनफी में चले जाते हैं, जिसके असरात मुल्क के अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की शक्ल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं।
जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग मनफी हो जाती है, जिसका आसान और सीधे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि आप अब इतने काबिल एतमाद नहीं रहे कि आपको दोबारा कर्ज दिया जाए। कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको कर्ज नहीं देगा, क्योंकि आप पहले वाले अपने ऊपर वाजिबुल अदा कर्ज वक्त पर नहीं लौटा सके। अगर बिलफर्ज कोई भी मुल्क या इदारा आपको कर्ज देगा भी सही, तो उसके शरत व ज़वाबित बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होंगे और उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, जैसा कि IMF आजकल हमारे साथ कर रहा है। ऐसे कर्जों से वक्ती तौर पर तो मुल्क की मईशत को रिलीफ मिल जाता है, मगर इसके लंबे अरसे के लिए बहुत भयानक असरात होते हैं। जब हमें कर्ज नहीं मिलेगा और हमारे पास मुल्क की मईशत और रोज़मर्रा के इंतज़ामी मामलात को चलाने के लिए पैसे भी मौजूद नहीं होंगे, तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसा कि मोटरवेज, डैम्स और पावर प्लांट वगैरह, जिनको कंप्लीट करने के लिए फंड दस्तयाब नहीं होंगे, तो मजबूरन उनको ठप करना पड़ेगा, जिसके नुकसानात आगे चलकर मईशत को ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन जैसा कि स्कूल और यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा, डॉक्टर्स और पुलिस के सिपाही, इन सब को तनख्वाहें देने के लिए हुकूमती ख़जाने में पैसे नहीं होंगे। जब सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो इंतज़ामी काम रुक जाएंगे, एक बहरान पैदा हो जाएगा। अवाम जो दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर पहले ही जलीलो ख्वार है, वो मज़ीद ख्वार होकर रह जाएंगे। हम अपनी एनर्जी की ज़्यादातर ज़रूरियात इंपोर्टेड क्रूड आयल और LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस से पूरी करते हैं। क्रूड आयल को आयल रिफाइनरीज़ में मज़ीद प्रोसेस करके पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत में तब्दील किया जाता है। हमारे बिजली के कारखाने आयल पर चलते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट का इन्हिसार भी तेल पर ही है। हमारी फैक्ट्रियां और हमारे घरों के चूल्हे गैस पर चलते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा हम LNG की शक्ल में इंपोर्ट करते हैं। जब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो हम अपनी एनर्जी का इंपोर्ट बिल अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ना तो हमें कहीं से कर्ज मिलना है और ना ही हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद है। जब डॉलर नहीं होंगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान LCs यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन नहीं करेगा। जब लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन नहीं होगा तो तेल की खरीदारी नहीं होगी। जब तेल और गैस की खरीदारी नहीं होगी तो एक एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। मुल्क में तेल और गैस का बहरान पैदा हो जाएगा। लोड शेडिंग में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। कारोबार रुक जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दुश्वारी पेश आएगी, मार्केट्स में चीज़ें गायब होती चली जाएंगी। इस तरह एक बहरान से दूसरा बहरान जन्म लेता जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक ख्याल ये भी किया जाता है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर जैसे अरब ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इन्हीं ताल्लुकात की वजह से हम माजी में उधार और आसान शराइत पर तेल और गैस लेते रहे हैं, ख़ासकर सऊदी अरब से। ये चीज़ मुश्किल वक्त में हमारे लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है और हम उनसे उम्मीदें लगा सकते हैं। मगर माजी की बात और थी, वो ममालिक भी हमारे इसी रवैये की वजह से हमसे दूर होते जा रहे हैं। अगर ऐसे में खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो उन ममालिक का हमारे साथ ऐसे चलना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनों की तैयारी के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो इंपोर्टेड आयल पर चलती हैं। फसलों की आबपाशी का ज़्यादातर इन्हिसार ट्यूबवेलों पर है, जो कि तेल और बिजली पर चलते हैं। इसी तरह फसलों की अच्छी पैदावार के लिए फर्टिलाइज़र्स जैसा कि यूरिया और DAP वगैरह इस्तेमाल होते हैं। हम 60 to 70% फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं। अगर ये सब वक्त पर इंपोर्ट नहीं होंगे तो फसलों की पैदावार खासी कम होगी, जिससे मुल्क में फूड क्राइसिस का ख़तरा बढ़ जाएगा। खानों को पकाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम खाने का तेल और घी है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। तकरीबन कोई $5 अरब से ज़्यादा हम खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे पास खाने का तेल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं होंगे तो उसका एक बहरान खड़ा हो जाएगा। इसी तरह मुल्क में पहले ही आटे का बहरान चल रहा है। हम अपनी ज़रूरत के जितना गंदम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है।
اگر خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے اور اس وجہ سے ہم اپنی ایگریکلچر کے لیے تیل اور فرٹیلائزر وقت پر امپورٹ نہیں کر سکتے، جس سے اس کی پیداوار میں بھی کمی واقع ہوگی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم گندم اور دوسری کھانے کی اشیاء کو امپورٹ بھی نہیں کر سکے، اور اس کے علاوہ کھانے کے تیل کو بھی امپورٹ کرنے کے ہمارے پاس پیسے موجود نہ ہوں، تو خدا نخواستہ ملک کو ایک شدید قسم کے فوڈ کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے۔ جب بھی کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے زیادہ پریشر اس کی کرنسی پر آتا ہے، چونکہ ہمارا روپیہ پہلے ہی بہت زیادہ انڈر پریشر ہے اور ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر روز بروز کھو رہا ہے۔ اگر اس صورتحال میں ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر گیا تو روپے کی بے قدری میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ڈالر جو روپے کے مقابلے میں آج کل 290 کے آس پاس ہے، یہ پھر 500 بھی تجاوز کر سکتا ہے، چونکہ ڈالر کا مہنگا ہونے کا ڈائریکٹ تعلق مہنگائی سے ہے۔ تو جیسے ہی ڈالر اتنا زیادہ مہنگا ہوگا تو چیزوں کی قیمتیں اسی حساب سے مہنگی ہوتی چلی جائیں گی۔ پاکستان میں انفلیشن جو آج کل 40% سے تجاوز کر چکی ہے، تو پھر وہ 70% کو کراس کر جائے گی۔ لوگوں کا گزر بسر مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ روزمرہ ضروریات زندگی کی ہر چیز لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی۔ لوگوں کو جو اپنے گھر کا چولہا چلانے میں اب مشکل پیش آ رہی ہے، تو بعد میں اس مشکل میں دوگنا سے چگنا اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی لوور مڈل کلاس یا غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ملک میں پہلے ہی بے روزگاری عروج پر ہے۔ ملک میں بہت ساری انڈسٹریز یا تو بند ہو چکی ہیں یا بند ہونے کے در پہ ہیں۔ اگر ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر گیا تو ساری اکنامک ایکٹیویٹیز یا تو رک جائیں گی یا سلو ڈاؤن ہو جائیں گی۔ ملک کے تمام سیکٹرز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپورٹ پر ہی چلتے ہیں۔ جب امپورٹ نہیں ہوگی تو وہ اپنا کام یا تو بند کر دیں گے یا بہت ہی سست کر دیں گے، جس سے ملازمین کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جب اتنا زیادہ مہنگائی ہوگی اور پھر روزگار بھی نہیں ہوگا تو ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ غربت میں چلا جائے گا۔ لوگوں کی قوت خرید کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ پھر ان سب سے نکلنے کے لیے ان کو کافی عرصہ لگ جائے گا، جس کا اثر ایک لمبے عرصے کے لیے معیشت پر آئے گا۔ دوستو، ملک پہلے ہی سیاسی طور پر بہت زیادہ غیر مستحکم ہے۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہ ایک دوسرے سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے۔ حکمران اتحاد اپنی مخالف جماعت اور اس کے کارکنان کو کچلنے کے در پہ ہے۔ ملک میں پہلے ہی دہشت گردی، اسٹریٹ کرائم، چوری، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان عروج پر ہے۔ اگر ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر گیا، جس سے مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، تو ان سب کیسز میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پورے معاشرے میں ایک بے چینی کسی صورت پیدا ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ سری لنکا والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جہاں ہڑتالیں، دنگے فساد، افراتفری پیدا ہو جائے گی اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں کسی بھی ملک کے دوسرے ممالک سے تعلقات میں تجارت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آج کے دور میں جو ملک معاشی طور پر جتنا زیادہ مستحکم ہے اور ٹیکنالوجی میں جتنا زیادہ ایڈوانس ہے، اس کی اتنا ہی زیادہ عزت ہے۔ پاکستان جیسا ملک جس کے پاسپورٹ کی پہلے ہی کوئی خاص اہمیت نہیں، ہم پر دہشت گردی کا ٹیگ پہلے ہی لگا ہوا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب بھی ہم دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں تو پتہ نہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اور اب تو ہمیں خود بھی ان سے بار بار پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اگر ایسے میں ہم ڈیفالٹ کر گئے تو یہ ہمارے پورے ملک و قوم کے لیے ایک شرم کا مقام ہوگا۔ ہماری دنیا میں رہی سہی عزت بھی جاتی رہے گی، ہمارے دوست ممالک بھی ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم ایک کمپلیٹ انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہو جائیں گے۔ دوستو، ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے کچھ فوری اور اہم اقدام لینے کی اشد ضرورت ہے۔
जैसा कि IMF की सारी शराइत मानकर IMF प्रोग्राम जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हुकूमत को जैसे कैसे करके दोस्त ममालिक और दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मनाकर उनसे कर्ज़े लेने होंगे। चीज़ों की कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा, गैर ज़रूरी इंपोर्ट पर पाबंदी लगानी होगी, सब्सिडीज़ को ख़त्म करना होगा, हुकूमत को अपने खर्चे कम करने होंगे। नो डाउट इससे मुल्क की मुआशी तरक्की रुक जाएगी, मगर ये सब वो इक़दाम हैं जो ना चाहते हुए भी लेने होंगे ताकि हम डिफ़ॉल्ट में ना चले जाएं। क्योंकि अगर हम डिफ़ॉल्ट में चले गए तो जो इक़दाम डिफ़ॉल्ट कर जाने के बाद लेने पड़ेंगे वो इन सब से कहीं ज़्यादा मुश्किल होंगे और उनके असरात भी बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगे, जिनसे निकलने के लिए मुल्क को शायद 4 से 5 साल लग जाएं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।